नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम शरीर के वो नेचुरल वेग जो व्यक्ति को कभी भी नहीं रोकने चाहिए, नेचुरल वेग अगर हम रोकते हैं तो किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इन रोगों से बचने के लिए शरीर के जो नेचुरल वेग हैं उनको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो हमने भूख से लेकर के प्यास तक का क्रम पूरा किया था। अब इसके आगे के जो वेग हैं, चर्चा आती है जम्हाई। जम्हाई शरीर में जब कभी भी आलस्य जैसी स्थितियां होती हैं या नींद आने के संकेत होते हैं तो नींद आने का संकेत हमें जम्हाई के रूप में प्राप्त होता है। तो जम्हाई के वेग को रोकने से हमारे शरीर में भी बीमारियां आ सकती हैं, जो कि क्रमशः हम आपको बताएंगे कि जम्हाई को रोकने से कौन कौन सी बीमारी शरीर में हो सकती हैं। जम्हाई को रोकने से सबसे पहला जो रोग हमारे शरीर में आता है, हमारे गर्दन के पीछे की जो नस होती है, जिसे मान्या नाड़ी के नाम से जाना जाता है, ऋषियों ने उसे मान्या नाड़ी का नाम दिया है। तो अगर हम जम्हाई, छींक आदि चीज़ों को रोकते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन से होकर के निकलने वाली वायु जो ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है, माइंड में इकट्ठी हो जाती है, सर में वायु जो इकट्ठी हो जाती है, अगर वही वायु हमारे छींक के माध्यम से, जम्हाई के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है तो वो नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर हम छींक के वेग को और जम्हाई के वेग को रोकते हैं तो शरीर में गर्दन के पीछे मान्या नामक नाड़ी, जिसमें कंप्रेशन आता है, दबाव आता है, और वहाँ पर वायु उसके काम में बाधा डालती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पीठ की जकड़न है, गर्दन की जकड़न है, सर्वाइकल एरिया में दबाव है, दोनों कंधों में दबाव है, ये जकड़न हमारे शरीर में आ सकती है। सिर दर्द भी आपको हो सकता है। अब सिर दर्द वन साइड जा रहा है या पूरे होल हेड में हो रहा है, ये तो समझ पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब वैद्य की निगरानी में उसको ट्रीटमेंट की दृष्टि से देखा जाता है तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। यदि हम इस वेग को रोकते हैं तो सबसे पहले हमारे सर के जो रोग हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में भी आ सकती हैं। सिरो रोग यानी कि सिर की वेदना, सिर का भारीपन, आँखों में दबाव, आँखों की लाली, कानों में सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देना, नाक बंद हो जाना, छींक ना आना, कानों में सनसन जैसी स्थिति बनी रहना, तो ये सारे के सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो नासा रोग, सिरो रोग एवं नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, ये सारे के सारे अगर हम अपने ब्रेन की या अपने माइंड की, अपने सर की जो वायु हमारे शरीर से वहाँ पहुँचती है और वहाँ के काम को करने के बाद उस वायु को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो वायु बाहर नहीं निकल पाती है, तो इन कारणों से इतने प्रकार के रोग, नासा रोग, सिरो रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, ऐसे रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी गुहा में, किसी भी कैविटी में, जो शरीर की बहुत सारी कैविटी होती हैं, जैसे ये साइनस कैविटी है, उसी प्रकार शरीर के जितनी भी कैविटी हैं, जितनी गुहाएं हैं, उन गुहाओं में जो हवा रुक जाती है या हमारे डायफ्राम एरिया में जो हमारी चेस्ट को और एब्डोमेन को अलग करने का काम करती है, जहाँ पर प्लीहा स्थित होती है, स्टमक हमारा स्थित होता है, तो डायफ्राम में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और किन्हीं कारणों से वो अगर बाहर नहीं निकल पाती तो वो जम्हाई के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है या डकार के रूप में स्टमक की वायु बाहर निकलती है। तो कहने का तात्पर्य, जितने भी ये 13 प्रकार के वेग हैं, ये हवा के, शरीर की 5 प्रकार की वायु के कर्मचारी मानिए इनको आप, कि 5 प्रकार की वायु के 13 कर्मचारी हैं जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो 13 प्रकार के वेगों को धारण करने से हमारा शरीर गंदा होता है, इंटरनल गंदा होता है। एक्सटर्नल तो साफ सफाई आप रोज करते हैं, साबुन शैम्पू यूज करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इत्र वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो इंटरनल हमारे शरीर में गंदगी है वो इन 13 प्रकार के वेगों से, मल मूत्र, अधोवायु, छींक है, जम्हाई है, प्यास है, भूख है, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल वेग जो शरीर के हैं उनसे हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। यदि आप ऐसी गलती करते रहे हैं, शरीर में सुन्नपन आ रहा है, कंपन आ रहा है, बैक साइड में दर्द हो रहा है, गर्दन में जकड़न हो रही है, ये सारी अगर कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें जितने भी वातनाशक उपाय
जितने भी वातनाशक उपाय हमने अपने त्रिदोष चैप्टर में वायु और पित्त कफ इनको बैलेंस करने के लिए, इनके घटने और इनके बढ़ने पर क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो सारे वीडियो आप बड़े आराम से देखिए, तसल्ली से उन्हें समझिए कि हमारे शरीर में अगर हम वेग रोकते रहे हैं और हमारे शरीर की वायु इम्बैलेंस हो गई है, बिगड़ गई है, तो हमें सभी वातनाशक उपाय करने चाहिए। अब एक दो वातनाशक उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। यदि इन सब वेगों को रोकने से शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप आधा चम्मच घी में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर आप ले सकते हैं। इसके बाद गुनगुना जल पी सकते हैं, इससे भी वायु बैलेंस हो जाती है। अगर प्रातःकाल उठ करके आप ऊषा पान करते हैं, अगर प्रातःकाल हम आप लोग ऊषा पान करते हैं और समुचित मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इससे हमारे शरीर की जो विकृत वायु होती है, जो अपनी स्थान को छोड़ करके अन्य किसी स्थान में, अन्य किसी कैविटी में जा करके इकट्ठी हो जाती है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कहीं डिपॉजिट हो जाती है जो शरीर से निकलनी चाहिए थी। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं, प्राणायाम करके, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई है, इन सारे प्राणायाम जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, आचार्य श्री रामदेव जी सबको बताते हैं, तो सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि योग व्यक्ति को निरोग रखने के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो एक ये हो गया। दूसरा, अगर वातनाशक उपाय आप ये वाला करते हैं, घी और काली मिर्च और गुनगुने पानी का, ये भी आपके लिए बेस्ट है। वात का जो नेचर है रूखा है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वायु के रोकने से या वेग रोकने से शरीर में वायु इम्बैलेंस हुई है, तो हमें सबसे पहली चीज़ तो रूखी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जो ड्राई चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चाय, टोस्ट, ये चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इधर रूखे सूखे आहार को, सब्जी दाल की मात्रा बढ़ा करके खाएं। कुछ उष्ण प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे खाने के बाद गुड़ और अजवाइन का सेवन करें, इससे भी हमारे शरीर की रुकी हुई वायु बाहर निकल जाती है। या आप पूरे हाथों का इस तरीके से मसाज करते हैं, पूरे शरीर में आपके वायु कहीं भी रुकी होगी वो डकार के माध्यम से या अपान वायु के माध्यम से निकल जाएगी। अगर हम ऐसे हम अपने हाथ को अच्छे से मसाज करते हैं, ये हमारा पूरा एरिया जो शरीर में है, वो सारे जितने भी गुहाएं हैं वहाँ की रुकी हुई वायु सभी कैविटी खाली हो जाएंगी और वो वायु शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो जम्हाई रोकना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद अगला जो हमारा वेग है वो है आंसू। आंसू की जो सप्लाई है हमारे जो एक सभी लोग जानते हैं, उसको बताने में थोड़ा सा हर आदमी को समझ में आ जाना चाहिए। हमारे जो इमोशन होते हैं, जो हमारा एक स्वभाव होता है, जैसे कोई बहुत दयालु प्रकृति का है या कोई बड़ा डरने वाला व्यक्ति है और उसके सामने अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है, अचानक ऐसी कोई बात हो जाती है जिससे वो अंदर से तो रो रहा है लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो रोना किसी को दिखा नहीं सकता है या उसके आंसू आ ही नहीं रहे हैं, आंसू सूख गए हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर में बड़ी हानि होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट का रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। हार्ट की किसी भी फीलिंग को, हार्ट की किसी भी बात को माइंड तक पहुंचने में देरी नहीं लगती और माइंड उसमें निर्णय करता है। निर्णय करने के बाद हमारे जो इमोशन होते हैं उनके माध्यम से बॉडी आँख में वाटर की सप्लाई बढ़ा देती है, जो आंसू के रूप में बाहर निकलते हैं। तो अगर आँख में वाटर सप्लाई बढ़ गई, अंदर से आप इमोशनल हो गए, इमोशनल होने के बाद वाटर सप्लाई तो पहुंच गई, लेकिन अगर आंसू शरीर से नहीं निकल पाए, आंसू आँख से बाहर नहीं गए, तो हमारे शरीर में दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। आँखों की जो रोग हैं वो भी आ सकते हैं। और आँखों में आज की डेट में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेसमयी जीवन जीते हैं, अंदरूनी उनको ऐसी फीलिंग आती है कि अंदर आंसू निकलने वाले हैं लेकिन नहीं निकलते हैं। तो आंसू के वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इससे बीमारी कौन कौन सी होती हैं, तो आचार्य माधव निदान में कहते हैं कि हमारे शरीर में मस्तक की पीड़ा, नेत्र के रोग, पीनस रोग भी हमारे शरीर में आ सकता है। आँखों के रोग, बार बार जुखाम होना, ये भी स्थिति बनती है। रोने से आप देखते हैं कि नाक पतली हो जाती है, जो हमारी नेजल कैविटी है वो एक्टिव हो जाती है और नाक से पानी जैसा आने लगता है। हृदय पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचता है। यदि आप इमोशनल हैं
तो आपको अपनी पीड़ा या तो किसी से बता देनी चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए, या फिर आंसुओं के वेग को न रोक करके आप अपनी तसल्ली कर लें, जिससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, इमोशनल आपको दिक्कत नहीं देगा। तो हृदय में भी पीड़ा हो सकती है। अगर आप आंसुओं के वेग को रोकते हैं तो क्षुधा नाश यानी कि भूख समाप्त हो जाती है। अगर आप आंसुओं को रोकते हैं, इमोशंस दबाते हैं, इमोशनल जो कंडीशन शरीर की बनती है उस समय आप बॉडी को कंप्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में ये दिक्कतें आने लगती हैं। भ्रम आपको होने लगेगा किसी चीज़ में। अभी आपने कोई चीज़ रखी है और 2 मिनट बाद आप उसे भूल जाते हैं, तो ये आपका जो भ्रम है, चित्त की विकृतता है ना, विकृत हो जाता है और याददाश्त आपकी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, यानी कि ब्रेन के भी इससे रोग शरीर में आने लगते हैं। अब अगर हमने आंसुओं को वेग को रोका है और आंसुओं के वेग के रोकने से हमारे शरीर में कोई रोग आया है, तो सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर ले जाएं जो शीतल हो, सौम्य वायु उसे प्राप्त हो, सुपाच्य भोजन उसे प्राप्त हो, नदी का स्नान मिल सके, शरीर की मालिश हो सके, एवं हल्का व्यायाम उसे करवाया जाए, और प्रॉपर नींद उसके लिए आवश्यक है। यदि प्रॉपर मात्रा में उसे नींद दी जाती है तो धीरे धीरे करके उसके नेत्र रोग एवं सिरोरोग, हार्ट की कंडीशन, इमोशन के बिगड़ने से कोई भी बीमारी अगर आई है तो धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगती है। नींद जब भरपूर उसे मिलने लगेगी, भरपूर नींद उसे मिलने लगेगी, तो धीरे धीरे उसके मन में प्रसन्नता आने लगेगी। खुशी के माहौल में उसे रखें, प्रसन्न जीवन जीने का प्रयास करें, उसे अच्छे स्थान में ले जाएं, तो धीरे धीरे करके उसकी ये स्थिति बढ़ जाती है। अब बात आती है नींद। अगर हम नींद के वेग को रोकते हैं, आगे का जो हमारा अगला वेग है वो है नींद। नींद के वेग को अगर हम रोकते हैं तो नींद के वेग को रोकने के बाद हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो बीमारी आती है वो नर्वस सिस्टम की बीमारी आती है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू या बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हर व्यक्ति इंटर हाई स्कूल में बायोलॉजी को पढ़ता है। तो हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि एक रात्रि में विश्राम करता है और एक दिन में विश्राम करता है। यानी कि जो रात्रि वाला है वो दिन में विश्राम करता है, जिसके लिए हमें सुपाच्य भोजन देना होता है और सुबह प्राणायाम करना होता है, उसे शुद्ध करके हम दिन में बॉडी उसे व्यायाम के लिए या विश्राम के लिए छोड़ देती है। लेकिन अगर हम दिन वाली बॉडी से रात का काम लेंगे और रात वाली बॉडी से दिन वाला काम लेंगे, यानी कि रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई गई है, तो अगर हम उस सिस्टम को रात में सोने देंगे, भरपूर निद्रा देंगे, प्रातः काल उठ करके व्यायाम करेंगे, शरीर फ्रेश महसूस करेगा और इसके बाद वही शरीर आपका दिन में बड़ी प्रसन्न मन से पूरे काम करेगा। तो नींद के वेग को रोकने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। आप रात्रि जागरण करेंगे, दिन में सोएंगे, तो उससे शरीर में कफ विकृत होगा, कफ के रोग आ जाएंगे। फिर से आपको रात्रि जागरण करना है, तो रात्रि जागरण करने से गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी से हमारे शरीर की धातुओं का क्षय होता है, धीरे धीरे करके अस्थि, रक्त, मज्जा, ये सारी चीज़ें डाउन होने लगती हैं। रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि इत्यादि चीज़ें डाउन होने लगती हैं और हमारे शरीर में 7 धातुएँ, 13 प्रकार की अग्नियाँ, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष, ये सभी के सभी दूषित हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से आ जाती है यदि प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं होती है। एक बीमारी प्रचलित अवस्था में अभी वर्तमान में चल रही है, जिसे थायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ये दोनों के दोनों आपके नर्वस सिस्टम से रिलेशन रखते हैं। हार्मोनल पैनल है, ये सभी लोग जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हार्मोनल पैनल गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस बॉडी को विश्राम करना चाहिए हम उससे काम ले रहे हैं और जिससे काम करना चाहिए उसे हम विश्राम दे रहे हैं, यानी कि अपसेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारी हैं वो हमें बीमारी की तरफ अग्रसर कर रही हैं। तो नींद के वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तंद्रा, आलस्य, जम्हाई आना, सरदर्द, आँखों में दर्द, थकान, भूख का कम लगना, निरंतर शरीर का धीरे धीरे सूखते चले जाना, ये सारी की सारी चीज़ें आप पे आ जाती हैं। यदि नींद के वेग को रोकने से ये लक्षण आप पे आए हैं या आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यू 365 दिन जो पूरी 1 साल के लिए मायने रखते हैं
उनमें हम नाइट का जागरण करते हैं और दिन में हम सोते हैं, तो ये आपके लिए विशेष हानिकारक है। इसे सुधार करने से आपके आधे से ज़्यादा रोग समाप्त हो जाएंगे। अब इसके लिए उपाय, तो पूर्ण शांति एवं विश्राम की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार दें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, शरीर की मालिश करें, सर्वांग स्नान करें, नदी में तैर करके नहाएं, तालाब में तैर करके नहाएं, तो इससे आपकी शरीर में ठंडक आएगी, सर्वांग ठंडक पहुंचेगी, रुकी हुई गर्मी शरीर से बाहर जाएगी, संतुलन आ जाएगा, तो बॉडी संतुलित हो जाएगी। अब बात आती है जो हमारा अगला वेग है, वो है श्वास। श्वास जिसके बिना जीवन अधूरा है। श्वास अगर रुकी तो व्यक्ति क्या, डॉक्टर भी घोषित कर देता है कि ये मर चुका है। तो अगर श्वास के वेग को हम रोकते हैं, श्वास के वेग को रोकने का मतलब जानते हैं आप, जैसे आप 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसके बाद आपने किसी के कहने से या कंपटीशन में आकर के 1 किलोमीटर का आपका अभ्यास था, आपने 3 किलोमीटर की रेसिंग की है, तो इससे क्या है कि आपने एक्स्ट्रा मात्रा में अपने फेफड़े को कंप्रेशन दिया, एक्स्ट्रा मात्रा में आपने फेफड़े की मेहनत ली, अब उसे विश्राम नहीं दिया गया, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा, शरीर में आपके सेल्स डेवलपमेंट रुक जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से आँखों में भी प्रेशर पड़ेगा, आपकी स्किन में भी प्रेशर पड़ेगा, हेयर फॉल होने लगेगा, शरीर की वायु विकृत होने लगेगी। तो श्वास को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, अगर आप श्वासों के अभ्यास करना चाहते हैं, श्वास का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, उज्जयी करें, जितने भी व्यायाम हैं, आप सूर्य नमस्कार करें, तो इससे श्वासों की गति अपने आप बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने श्वासों पर कंट्रोल कर लिया या श्वासों की गति या श्वास रोकने की कंडीशन अपने शरीर में नहीं बनने दी, तो वो व्यक्ति निरोगी जीवन जीता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंसी से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। जहां तक कि आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है, और ये सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमको एनवायरनमेंट से अच्छी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिसिन या कोई भी सप्लाई कंपनी, ये सिलेंडर वगैरह जो आते हैं, ये नहीं दे सकती। तो जो नेचुरल हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक होगा वही हमारे लिए लाभदायक है। अगर हम ऊपर से ऑक्सीजन देते हैं, देना मजबूरी है क्योंकि जान बचानी है, अगर ऊपर से हम ऑक्सीजन देते हैं तो हमारे फेफड़े को एक्स्ट्रा मेहनत पड़ती है और धीरे धीरे करके हमारी एल्वलाई डिस्टर्ब होने लगती हैं और अनेक प्रकार की लंग्स रिलेटेड बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप बहुत अच्छा प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर ऑक्सीजन की कमी या थकान, बलहीनता, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में आती हैं और आप ऐसा करते हैं, तो सर्वप्रथम तो आप ये करें कि अधिक मात्रा में परिश्रम, अचानक से जो किया जाने वाला परिश्रम, जैसे हम कभी कुछ नहीं करते हैं और एक दिन हम काम पे आए तो इतना सारा काम किया कि हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो नीचे आ गया, क्योंकि शरीर से आपने एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर दी है। तो अगर हम एक्स्ट्रा शरीर से मेहनत लेंगे तो एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी, अगर ऊर्जा खर्च होगी तो सेल्स में अटैक पहुंचेगा, सेल्स का मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो जिससे शरीर का डेवलपमेंट करती है वो उसका घट जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन के डिफिशेंसी के जो रोग हैं वो आ जाएंगे। अगर सेल्स डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सेल्स की डिफिशेंसी के रोग आ जाएंगे, आरबीसी काउंट नीचे आ जाएंगे, प्लेट काउंट नीचे आ जाएंगी, डब्ल्यूबीसी नीचे आ जाएंगी, बाकी चीज़ें। तो इसको आप अच्छे से समझें कि शरीर के किसी वेग को, अंतिम जो हमारा था वो श्वास था, ऐसे 13 प्रकार के वेग हमने आपको बताए। उन वेगों में हमने पहले कह रखा था कि आप शरीर में धारण करने वाले वेगों को धारण कर सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सभी मानसिक दोष हैं जिनको रोकने से आप यौगिक जीवन जी सकते हैं। ठीक, इसके बाद यदि नेचुरल वेग जो शरीर की सफाई के लिए बनाए गए हैं, शरीर की जरूरत के लिए बनाए गए हैं, अधोवायु है, मल है, मूत्र है, जम्हाई है, आंसू, छींक, डकार, वमन, शुक्र, भूख, प्यास, नींद, ये 13 प्रकार के वेग हमारे शरीर में रोकने से नाना प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से हमने त्रिदोष चिकित्सा, ऋतुचर्या के बाद ना रोकने वाले शरीर के वेग, ये तीनों चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर ली हैं। कल से हमारे जो वीडियो आप तक पहुंचेंगे वो पाचन संस्थान के प्रथम रोग,
अब यहाँ से हम रोगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुतायत में आप तक ये जानकारियाँ पहुँच चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप तक पहुँचेगा उसमें एक एक करके सर्वप्रथम पाचन संस्थान के रोग, इसके बाद अलग अलग संस्थान जो हमारे शरीर में बताए हैं, जैसे श्वसन संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, इनके अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं, रोग के लक्षण, रोग का ट्रीटमेंट, रोग के प्राकृतिक उपचार एवं होम रेमेडी, इन सब चीज़ों से हम आपको रूबरू करेंगे। इसी आशा के साथ आप सब लोगों से हमें ये कहना है कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार स्नेह मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से, एवं जो नंबर हम देते हैं उससे आप अपनी बीमारी हम तक शेयर कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन किसी ने हमसे किया था कि हमारे एक घर में पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन कभी नहीं बढ़ता, ठीक। तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के लिए मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति को नेचुरल करने की कोशिश करें। साप्ताहिक उसका पेट साफ करें, नमक उसके शरीर से थोड़ा कम करें, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू नापते रहें। इसके बाद गर्म तासीर की जितनी भी चीज़ें हैं उसे ना दी जाए। आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह ये आप नेचुरल रूप से उसे दें। एक्सरसाइज करवाएं और कपालभाति उससे कंटिन्यू करवाएं। अगर आप 15 मिनट कपालभाति करवाते हैं तो ये विश्वासपूर्वक हमारा जो हमने परीक्षण किया है उस परीक्षण के थ्रू ये जाना है कि जिनका 5 to 6 इतना हीमोग्लोबिन रहता था वो आज आपका 11 to 15 रहने लगा। तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। तो शरीर को जैसे ही हम ठंडक देंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बलवान हो जाएगी। ऑक्सीजन बलवान हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो ऐसे करके आप उसे सुधार कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पेशेंट से हमारी बात करवाएं, उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्था होगी हम आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। नित्य निरंतर हमारी संस्था आपकी सेवा में समर्पित है। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर, इसी नाम से हमारा चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब एवं शेयर करें और हमारे साथ अपने रोगों को शेयर करें, जिससे हम समुचित ट्रीटमेंट, समुचित उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद चिकित्सा से आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।